दूसरी बात आपने जो है भ्रष्टाचार की बात की। भ्रष्टाचार कब होता है इस पर भी विचार करना होगा हमको। क्या आपके पास हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है, गोली नहीं है और आप एक असहाय व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, क्या किसी की हत्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल सेम चीज़ इसमें है। मनरेगा कर्मियों का अधिकार ही नहीं है, वित्तीय पावर नहीं है, प्रशासनिक पावर नहीं है। तो जब हमको पावर ही नहीं है तो हम भ्रष्टाचार कैसे करेंगे? हमारी जो हमने अपना क्रीमी लेयर का जो एज होता है हमने आपकी सर्विस में खो दिया है। अब बताइए 14 साल की नौकरी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारी देखरेख करेगा? कर्मचारी इस प्रदेश का बता दे IAS PCS चपरासी कि पहले सप्ताह में उसको तनख्वाह ना मिलती। ये दोयम दर्जे के नागरिक बनाए गए हैं इस देश में, बंधुआ मजदूर हैं ये। क्या इनके बीवी बच्चे नहीं? इसने बताया 7 लोगों का परिवार। कभी आरामी बीमारी नहीं आती? बच्चे इसके स्कूल में नहीं पढ़ते? इलाज नहीं होता? त्योहार नहीं होता? अधिकारी अपने त्योहारों पे विदेश में अय्याशी करने जा रहा है इस प्रदेश का। तो सवाल ये उठता है कि जो भी भ्रष्टाचार है उसकी जांच हो, बढ़िया से जांच हो और जिसके पावर ये पावर है, वित्तीय पावर, प्रशासनिक पावर, उनको निर्धारित किया जाए कि वो गुनहगार है, उनको दोष में डाले जाए। या फिर यदि हमको सजा देना है तो हमको अधिकार दिया जाए, हमको वित्तीय पावर दिया जाए, हमको प्रशासनिक पावर दिया जाए और उसके बाद यदि हम गलती करते हैं, यदि हम कहीं इन्वॉल्व हैं भ्रष्टाचार में या कहीं भी, हमको फांसी में लटका दिया जाए, हम इसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल। हम संजय दीक्षित जी, एक सवाल हमारा है, 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और आप लोगों की जनसंख्या 35,000 लगभग है, 45,000 है लगभग। और ये बताइए कि 2022 को लेकर भाजपा सरकार को क्षतिग्रस्त कर सकता है ये चुनाव को लेकर, इस पर कोई टिप्पणी? देखिए, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। यद्यपि मैं इस बात का ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं जिन संवर्गों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अगर सरकार डरती है तो सबसे ज़्यादा डरती है चुनाव से, इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी है। नमस्कार साथियों, आज हम पुनः इको गार्डन में आके खड़े हुए हैं और आज हम फिर से आंदोलन के बारे में ही बात करेंगे और हमारे साथ संजय दीक्षित जी हैं। कल आंदोलन की पहली रात थी। सबसे पहले हम सवाल करेंगे संजय दीक्षित से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि कल आंदोलन की पहली रात थी और पुलिस प्रशासन कल ही आकर आपको अलोकतांत्रिक तरीके से हटाने की कोशिश की है। कैसा, इस पर कोई सर टिप्पणी करिए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो एक वेलफेयर स्टेट है, जहाँ प्रशासन स्वयं तय करता है, एक चिन्हित करता है एक स्थान, जहाँ कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्तिगत, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, विभाग अपनी आवाज़ उठा सके, धरना दे सके और अनशन पे बैठे कुछ भी विरोध अपना जताने का एक स्थान इसलिए चिन्हित करता है जैसे कि महत्वपूर्ण जगह पे कोई बाधा ना आए। ये इको गार्डन 12 फुट ऊंची दीवारों से पूरी तरह सुरक्षित स्थान है जो प्रशासन ने तय किया था। कल मुझे मालूम चला जब पुलिस फोर्स आई हम लोग को जबरन उठाने कि 5 बजे के बाद आप यहाँ नहीं बैठ सकते। यद्यपि मैंने 4 अगस्त को मुख्यमंत्री जी और DM को ये सूचित कर दिया था, क्योंकि एक औपचारिकता होती है। आप धरना स्थल में हकीकत तो ये है, धरना स्थल में कोई भी आके धरना दे सकता है, इसकी सूचना की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कोई प्रदर्शन या शहर में अशांति करने का हमारा इरादा नहीं है। हम अपनी आवाज़ लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। कल मुझसे बताया गया कि आप नहीं बैठ सकते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अनिश्चितकालीन हम धरने पे बैठेंगे। कल मुझे सुबह से आभास हुआ कि ये माइक अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं टेंट नहीं हो सकता। इस बरसात के मौसम में, इस भीषण गर्मी के मौसम में, वैसे ही सरकार द्वारा उत्पीड़ित ये संविदा कर्मी और आज ये स्थिति है कि लोकतांत्रिक देश में इनके जान माल तक की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन करने को असमर्थता बता रहा है। मैंने स्पष्ट कर दिया कल ही कि हिटलर शाही लोकतंत्र की हत्या ऐसी नहीं हो सकती। हमें जेल में आप भेजें, गोली मारें, लाठीचार्ज करें, लेकिन मैं ये धरना स्थल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारा संकल्प है अनिश्चितकालीन अनशन का। हमारा और हमारे साथियों का जो एक दृढ़ विश्वास था, संकल्प था, उसको
पुलिस प्रशासन ने समझा। शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अपने आला अधिकारियों से बात की और यहाँ की परंपरा वर्षों बाद टूटी कि कोई आंदोलनकारी अनशनकारी को अपने साथियों सहित रात में रुकने की परमिशन दी गई। ये पहला आंदोलन ऐसा रहा जो रात में रुकने की। मुझे बताया गया है कई वर्षों से अलोकतांत्रिक तरीके से दबंगई से भय करा के पुलिस ने यहाँ हटाया है। आज भी मुझे मालूम सूचना आई है कि कल से ज़्यादा दुगनी फोर्स से पुलिस आज शाम को उठाने का मुझे प्रयास करेगी, लेकिन हम संकल्पित हैं। उठा नहीं सकता कोई लोकतंत्र में किसी को उठा नहीं सकता जब तक कोई वो नियम कानून ना तोड़े। हम धरना स्थल पे हैं, हम आज भी यहाँ रहेंगे। ठीक है, हमारा सवाल आज मैं नहीं बोलूँगा, आज यहाँ की जो पब्लिक है जो आई है हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं जो भी चाहते हैं कि अपनी बात रख सकें सरकारों के द्वारा, सरकारों के प्रति, तो कोई अगर बोलना चाहे तो अपना हाथ खड़ा कर दें, हम उसके पास अपनी माइक आईडी लेकर जाते हैं। जी सर, आप आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए सर, इधर आ जाइए, नाम बताइए सर। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है और मैं आजमगढ़ में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। लगभग कितनी सैलरी है आपकी? मेरी सैलरी जो है 28,000 है और लगभग लंबे अरसे से इतना ही नियत है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि जो भी प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हमारी योग्यता है उसके आधार पर तय किया जाए कि हमारी सैलरी क्या होनी चाहिए और साथ ही हर एक साल जो है उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। इंक्रीमेंट जो है 10 साल से हम लोग कार्यरत हैं, अभी तक इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा। और सिर्फ मैं यहाँ पे जो है एपीओ की बात करने नहीं आया हूँ, चूँकि आपने पूछा किस पद पे है इसलिए बताया। मैं हमारे संवर्ग के जितने भी साथी हैं, रोजगार सेवक हैं, तकनीकी सहायक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेखा सहायक है, सबकी सारी समस्याएँ यही हैं कि एक नियत मानदेय पे हमको काम करना पड़ रहा है, जबकि प्राइस इंडेक्स के हिसाब से सबको मानदेय देने का यह ऐलान है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यह कैसे संभव है कि प्राइस इंडेक्स का प्रभाव एक संवर्ग पर पड़ेगा और दूसरे संवर्ग पर नहीं पड़ेगा। हर एक साल जो है सरकारी कर्मचारियों का जो है इंक्रीमेंट बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ जो एचआर बेनिफिट्स हैं वो भी दिए जाते हैं। इंक्रीमेंट के साथ ही हमारे साथ क्या है, ना इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, ना एचआर बेनिफिट दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो हम लोग का नियत मानदेय है वो बहुत ही अल्प है, अल्प होने के बावजूद भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे विधायक हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, ये जो है जब चाहे तब अपना जो है पेंशन और तमाम सुविधाएं बढ़ा लेते हैं और ये दर्शाते हैं कि हिंदुस्तान में या प्रदेश में सबसे गरीब ये हैं, जबकि एक अच्छी पेंशन मिल रहा है, अच्छा इनका एक सैलरी मिल रहा है, उसके बावजूद अपने साथ जो है जो भी बढ़ोतरियाँ करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है हम लोग हैं, हम लोग का मतलब कि जो भी संविदा कर्मी इस देश में हैं उनको जो है एकदम निम्नतम स्तर पर रखे गए हैं। हम लोग शोषण उत्पीड़न हो रहा है हमारा। नहीं, आप संजय दीक्षित जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, आप उम्मीद है कि मांग पूरी होगी आपकी कोई? देखिए, हम यहाँ पे उम्मीद लेकर नहीं आए हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एक संघर्ष लेकर आए हैं और ये हमारा अधिकार है। और अधिकार जो है मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार जरूरत पड़ती है छीनने की, छीनना पड़ेगा। और छीनना का तात्पर्य यहाँ यह नहीं है कि हम लोग हिंसक तरह से हम करना चाहते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद किया, हमारा ये हक है, संवैधानिक हक है कि ये गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमको मिलना चाहिए, जो कि पिछले कई सालों से नहीं मिल रहा है। और भी कोई ग्राम पंचायत लेवल पे मैं बताना चाहूँगा, ग्राम पंचायत लेवल पे संविधान में 29 विषय का समावेश किया गया है और 29 विषय पे एक जो है हमारा जो मनरेगा है, ग्राम विकास है, ठीक है, ग्राम विकास का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है मनरेगा को भी है, मनरेगा भी है। लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो 29 विषय है, उस 29 विषय को लेकर जो है हमारा जो रोजगार सेवक है उसको काम करना पड़ता है। वो भले ही ग्राम विकास में एक स्कीम के तहत क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट हुआ है, उसकी नियुक्ति हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पे जितने प्रकार के जो है कार्य होते हैं, परियोजनाएं चलती है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो सब में इन्वॉल्व है। और अगर यह नहीं रहता तो वो जो है योजनाएं जो है सफल नहीं हो पाती। उसके बावजूद जो है उत्पीड़न हो रहा है, सारे विभागों का काम जो है करवाया जा रहा है इससे, लेकिन जो है मानदेय जो है मात्र 6,000 रुपये इनको दिया जा रहा है। ये समझ शोषण किया जा रहा है। और भी कोई बोलना चाहता है कोई? जी आइए सर, नाम बताइए सर।
सर मेरा नाम राकेश कुमार पटेल है। कहाँ से आए हैं? मेरा जनपद प्रयागराज है, विकासखंड बहादुरपुर। मैं अपनी ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक के पद पर तैनात हूँ। कितनी सैलरी आपकी? सैलरी सर हमारी 6,000 रुपये है। मात्र 6,000 रुपये। 6 रुपये। कितने लोग हैं घर पे? घर पे हमारे 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य। कैसे खर्चा चलता है? खर्चा कैसे चलता है, यही तो मैं आप सरकार से अपना दुखड़ा सुनाना चाहता हूँ। एक मिनट रुकना चाहता हूँ और संजय दीक्षित के पास जाना चाहता हूँ। संजय दीक्षित जी, सर मैं आपसे पुटअप करना चाहता हूँ, मात्र 6,000 रुपये इनकी सैलरी है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो चाहे वो सपा सरकार हो या योगी सरकार हो या भाजपा सरकार हो, ये लगातार कहते हैं कि हमारी जब सरकार थी तो इतना भ्रष्टाचार था। चाहे योगी आदित्यनाथ आते हैं ये भी कहते हैं जब हमारी सरकार है तो इतना भ्रष्टाचार कम हुआ है। लेकिन जब 6,000 रुपये सैलरी है तो कैसे अगर अपने घर की पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार यहीं से उत्पन्न होता है, इस पर सर कुछ? देखिए, मैं हरदम कहता हूँ, अभी तो इस नौजवान ने बताया 6,000 रुपये मानदेय है इसका। ये अभी नहीं बताया कि वो मानदेय 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में एक बार मिलता है। अच्छा, कोई नियम नहीं है कि महीने महीने मिलती ही है? सरकारी कर्मचारी इस प्रदेश का बता दे, IAS PCS चपरासी कि पहले सप्ताह में उसको तनख्वाह ना मिलती हो। ये दोयम दर्जे के नागरिक बनाए गए हैं इस देश में, बंधुआ मजदूर हैं ये। क्या इनके बीवी बच्चे नहीं? इसने बताया 7 लोगों का परिवार। कभी आरामी बीमारी नहीं आती? बच्चे इसके स्कूल में नहीं पढ़ते? इलाज नहीं होता? त्योहार नहीं होता? अधिकारी अपने त्योहारों पे विदेश में अय्याशी करने जा रहा है इस प्रदेश का, और 6-6 महीने इन लोग को मानदेय नहीं मिलता है। ये भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देते हैं ये अधिकारी, और इसलिए देते हैं क्योंकि जब भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तो हम इनको सूली पे लटका दें और ये दिखाएं अपने आकाओं को कि हम कितने सख्त हैं। जीरो टॉलरेंस मेरा दावा है। प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराएं कि पिछले 5 साल में जीरो टॉलरेंस के तहत कितने संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त और जेल भेजा गया, और उसका 5% भी सरकारी कर्मचारियों को कार्रवाई नहीं हुई है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड लूट, एंड दिस स्टेट गवर्नमेंट, दिस ब्यूरोक्रेसी स्पेशली have created a cadre who are the collecting agents, who are forced to do corruption. We are spoiling the future of the youths of this country. आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, आपने जो भ्रष्टाचार का नाम लिया, उससे पहले जो है एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार को भी उठाऊँगा मैं मुद्दा, ठीक है। उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो 6 महीने, जो अभी बात हुई कि 6-6 महीने का बाकी है, सिर्फ 6-6 महीने नहीं, ऐसे हमारे साथी हैं उनका 1-1 साल, 2-2 साल का मानदेय बाकी है और अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो है भ्रष्टाचार की बात की। भ्रष्टाचार कब होता है इस पर भी विचार करना होगा हमको। क्या आपके पास हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है, गोली नहीं है, और आप एक असहाय व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति हैं, क्या किसी की हत्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल सेम चीज़ इसमें है। मनरेगा कर्मियों का अधिकार ही नहीं है, वित्तीय पावर नहीं है, प्रशासनिक पावर नहीं है। तो जब हमको पावर ही नहीं है तो हम भ्रष्टाचार कैसे करेंगे? ये बार बार होता है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है, मनरेगा में भ्रष्टाचार है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, होगा इसके बारे में हमको नहीं पता हो है कि नहीं है, लेकिन ये इतना जरूर पता है कि मनरेगा का कोई भी संविदा कर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो इन्वॉल्व हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास वित्तीय पावर है, जिनके पास प्रशासनिक पावर है, वो लोग इन्वॉल्व होंगे। और मैं चाहता हूँ कि सरकार इसकी जाँच करे और जो भी गुनहगार हैं उनको जेल में डाले। लेकिन हो क्या रहा है? पिछले 4-5 सालों से जब भी ये योगी सरकार आई है, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे, ये टॉलरेंस के नाम पे जो है, और जो है क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे जो है जांच होती है। जांच में सिर्फ पाया जाता है कि संविदा कर्मी जो है दोषी हैं। जब संविदा कर्मी को प्रशासनिक पावर नहीं है, वित्तीय पावर नहीं है, तो किस आधार पे दोषी हैं? आप हमको बताइए। हम लोग सिर्फ ढाल बनाया गया है सरकारी कर्मचारियों को बचाने के लिए। जहाँ भी कोई मामला उजागर होता है, हमारी बलि चढ़ा दी जाती है। पिछले 2 सालों में तमाम हर एक जिला में कोई APO नहीं होगा, कोई तकनीकी सहायक नहीं होगा, कोई रोजगार सेवक नहीं होगा। कम से कम 10-12 लोगों को बलि चढ़ाई गई है, उनको नौकरी से निकाला गया है, और ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सवाल ये उठता है कि जो भी भ्रष्टाचार है उसकी जांच हो, बढ़िया से जांच हो, और जिसके पावर ये पावर है, वित्तीय पावर, प्रशासनिक पावर, उनको निर्धारित किया जाए कि वो गुनहगार है, उनको दोष में डाले जाए। या फिर यदि हमको सजा देना है तो हमको अधिकार दिया जाए, हमको वित्तीय पावर दिया जाए, हमको प्रशासनिक पावर दिया जाए, और उसके बाद यदि हम गलती करते हैं, यदि हम कहीं इन्वॉल्व हैं भ्रष्टाचार में या कहीं भी, हमको फांसी पर लटका दिया जाए, हम इसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हम
दोबारा फिर से हम आपके पास आएंगे, आप बात पूरी करिए अपनी। 6,000 आपकी सैलरी है। 6,000 हमारी सैलरी नहीं है। आपने हमको अपनी बात पूरी नहीं करने जी, दी। 6,000 रुपये हमारी सैलरी तब बनती है जब प्रशासनिक मद हम क्रिएट करेंगे। मनरेगा योजना एक डिमांड बेस योजना है, भारत सरकार की गाइडलाइन में लिखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के ये चमचागिरी जो तानाशाही ये अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने इसको टारगेट बेस बना दिया है। ये हमसे भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, हमारे पेट पे लात मार रहे हैं ये लोग। उल्टा हम ही से चोरी करवाएंगे, हम ही से जांच करवा के हम ही से कमीशन खाने का काम ये चोर कर रहे हैं। और आज हमको यहाँ ला के इको गार्डन में बैठा दिए हैं। आज हमारी मजबूरी है, हमारे बीवी बच्चे रोड पे आने वाले हैं। हमारी जो हमने अपना क्रीमी लेयर का जो एज होता है हमने आपकी सर्विस में खो दिया है। अब बताइए 14 साल की नौकरी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारी देख रेख करेगा? हम अपने बीवी बच्चों को कहाँ से पढ़ाए खिलाएंगे? हमारे भी माँ बाप हैं जो दवाई आयुक्त साहब कर रहे हैं, एसी में बैठ के फरमान जारी कर रहे हैं, वही मेडिकल स्टोर की दवा वही पैसे में हमको मिलती है। तो बताइए हम 6,000 में गुजारा भत्ता हमारा कैसे होगा? स्कूल की फीस वही है, पेट्रोल का पैसा वही है। आपको एक और बता दें, ब्लॉक स्तर से लेके ग्राम पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर, जिला और लखनऊ तक सभी अधिकारी मिल करके हमारा शोषण कर रहे हैं। अब आप पूछिए हम कैसे बता रहे हैं? आप सोचिए 6,000 रुपये हमको दे रहे हैं, वह 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने पे, उससे पहले पैसा नहीं मिलेगा। उसके बीच में ये कह रहे हैं कि 100 मानव दिवस, 100 लेबर का 3 महीने में 100 दिन काम आपको देना है। लेबर का मजदूरी आप 204 रुपये दे रहे हो, अगला वही मजदूर शहर में जाके 450 रुपये मजदूरी लेके शाम को चला आ रहा है। जो मनरेगा में लेबर काम करेगा उसको 3 महीने बाद आप मजदूरी दोगे। बताइए हमें 3 महीने में 100 लेबर को मजदूर को हम 100 दिन काम कैसे देंगे? दे पाएंगे? वो आदमी अपना पेट गहन रख के हमारे पास काम करेगा कि भैया हम आपके गुलाम हैं, हम सरकार के गुलाम आप हैं। मतलब सरकार हमको गुलाम बना के रखी है। वो इसलिए गुलाम बना है कि हम गांव के हर गरीब तबके लोगों को अपने अंदर उनसे गुलामी करवाएं, हम इनकी गुलामी करें और जो हमारे गांव का लेबर है वो हमारी गुलामी करे। ये इनकी पॉलिसी है कि ना हम कहते हैं ना खाने देंगे, न खाए हैं न खाने देंगे। हम कहते हैं तुम ही खा रहे हो, तुम ही हमसे लेके खा रहे हो। कोई इसमें स्थाव नहीं है। डिडोरा मत पीछे कि हम ईमानदारी सरकार चला रहे हैं, कोई सरकार ईमानदारी से नहीं चलती है, चाहे इनकी रही हो चाहे हमारी रही हो। अब आपको बताएं 6,000 का खर्च हमारा कैसे होता है। पेट्रोल हम जाते हैं, हफ्ते में 8 दिन होता है, एक संडे पड़ता है। शायद एक संडे के दिन भी हमको ब्लॉक ना बुलाया जाए तो ग्राम पंचायतों में भेज दिया जाता है कि आवास की जियो टैगिंग करिए। 2017 से मोबाइल क्रय का आदेश किया गया है कि एंड्रॉयड सेट टेक्नोलॉजी हाईटेक किए जा रहे हो आप, तो उसके लिए उपकरण भी उपलब्ध कराइए आप। क्या हम 6,000 रुपये में 18-22 हज़ार का मोबाइल खरीदेंगे? आदेश आपने दिया है आवास का आप जियो टैगिंग करेंगे, लेकिन वो मनरेगा के कार्य में नहीं आएगा। जब हम ग्राम पंचायतों में कच्चा काम कराएंगे तो हमारे वर्क में 3% में जुड़ेगा, लेकिन आवास हमारे में नहीं जुड़ेगा। लेकिन पूरी फैसिलिटी हमारी जिम्मेदारी है। आवास बना क्यों नहीं, आवास पे अभी न्यू क्यों नहीं पड़ी, ये हमको बताना है। जबकि लाइबिलिटी होती है ग्राम पंचायत अधिकारी की, बीडीओ की, और जो अकाउंटेंट वहाँ बैठे हैं उनकी लाइबिलिटी है। उसका जवाब दे हमें बनाया जाता है बिना किसी अधिकार के। संजय दीक्षित जी, एक सवाल हमारा है। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और आप लोगों की जनसंख्या 35,000 लगभग है, 45,000 है लगभग। और ये बताइए कि 2022 को लेकर भाजपा सरकार को क्षतिग्रस्त कर सकता है ये चुनाव को लेकर, इस पर कोई टिप्पणी? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। यद्यपि मैं इस बात का ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं जिन संवर्गों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अगर सरकार डरती है तो सबसे ज़्यादा डरती है चुनाव से, इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। मैं आपको बताऊं, मेरा 18 साल का राजनीतिक अनुभव है। पिछले 4 साल से मैं किसी भी दल से संबद्ध नहीं हूँ। नेता केवल चुनाव से डरता है। और मैंने कहा है, मैंने योगी जी को लिखा भी कि योगी जी को वर्तमान परिदृश्य में और तमाम उनके कूटनीति के कारण हो सकता है विरोधी दल परास्त ना कर पाए, लेकिन आने वाला 2-3 महीना ये 20 लाख हैं इस प्रदेश में। मैं अपने रोज़गार सेवक की कहानी बता दूं, आप सब समझ जाएंगे। इसको 6,000 का बंधुआ मजदूर मत समझिए। यद्यपि इसका जीवन नर्क किया है इस सरकार ने, लेकिन ये गांव का प्रधान है। जो व्यक्ति 300 से 400 परिवारों को
मनरेगा समेत सभी योजनाओं का लाभ देता है। कभी कभी घर में गेहूं बेच के तक कुछ पैसा देता है त्योहारों को, क्योंकि सरकार मजदूरी नहीं भेजती। आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में 500 वोट का इसके मुट्ठी में। ये अगर अपने दम पे किसी को निर्दलीय को जिता तो नहीं सकता, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को जमानत जब्त कराने की इसकी हैसियत है। और भारतीय जनता पार्टी के पीछे तो थिंक टैंक है आरएसएस। मेरे ख्याल से आरएसएस के आगे खड़ा है भ्रष्ट अधिकारियों की दीवार, जो योगी आदित्यनाथ जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं आज बता दूं कि ग्राम रोजगार सेवक आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की अगर आंख नहीं खुली तो उसका तख्ता पलटने का मुख्य कारण बनेगा। कहीं ना कहीं काफ़ी उमस है यहाँ पर भी, और कहीं ना कहीं सरकार को आगे आना चाहिए, बात करना चाहिए। हमारे साथ थे संजय दीक्षित जी, यहाँ के लोगों की हमने बात बताई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बार चाहूँगा एक बार पूरा कैमरा घुमा दीजिए और दिखा दीजिए कि अभी कितने लोग यहाँ पर हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, और आगे भी इनकी। अच्छा संजय जी, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अगर रात में क्या लगता है पुलिस प्रशासन आज फिर हटाने की कोशिश करेगा यहाँ पे? मुझे विश्वास है, क्योंकि यह सरकार आवाज़ कोई ना उठाए यह सुनिश्चित करने के लिए पिछले कई समय से संकल्पित है। लेकिन ये सरकार ये भूल गई कि गांधी से ही यह डर पाएगी, और गांधी हमारा आदर्श है, सत्याग्रह हमारा प्रक्रिया है। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अंतिम चरण में कहा था, डू और डाई, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस। अगर आने वाले 2-4 दिन में ये सरकार हमें मजबूर करेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ थे संजय दीक्षित जी, आगे भी हम इनसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।